यूट्यूब चैनल सभी दोस्तों को फिर एक बार स्वागत है ओएस डेली 7:30 पर। दोस्तों आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया के बारे में रहेगा। भारत का जो संविधान है उसका डेवलपमेंट के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे, कैसे बना है, कहाँ से शुरू हुआ था, ये चर्चा करेंगे। जब इसका बोरोस पार्ट पढ़ेंगे तब जानेंगे कि कहाँ कहाँ से कॉन्स्टिट्यूशन का क्या क्या चीज लाया गया। तो अभी जो है ये आपका कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट का टॉपिक है और इसमें हम लोग बात करेंगे जो कंपनी रूल है, कंपनी रूल से लेकर रिपब्लिक ऑफ इंडिया तक के पूरे रूल्स। जो एग्जाम ओरिएंटेड है आप लोग बने रहिए। अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर जरूर कीजिएगा। इसमें जितने भी पीडीएफ दिया गया है, जितने भी डिस्कशंस होंगे आज पूरे इम्पोर्टेंट हैं और एग्जाम रिलेटेड हैं और इसमें से ही क्वेश्चन ज्यादातर आता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन कब बना था तो आप लोग क्या बोलेंगे? 1950 में बन गया था करके। ठीक है, लेकिन मैं आप लोगों को वही सवाल को पूछूं कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनना कब से शुरू हुआ था तो आप लोग नहीं बता पाएंगे, क्योंकि इंडियन का जो भारत का जो संविधान है वो बनना स्टार्ट हो चुका था 1757 से। कैसे स्टेप बाय स्टेप मैं आप लोगों को बताऊंगा, डिस्कशन करेंगे, पूरा लास्ट तक बने रहिएगा। पूरे अच्छे से हम लोग चर्चा करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया के बारे में। तो देखिए, एक ट्रेडिंग कंपनी आता है जिसका नाम क्या है? ईस्ट इंडिया कंपनी। ये आता है और धीरे धीरे पूरे देश को रूल करने लगता है। ठीक है, आज की क्लास में हम ये समझेंगे कि कैसे कंपनी के लिए बनाए गए जो लॉस आइन था, ब्रिटिश पार्लियामेंट के जो एक्ट थे, ब्रिटिश पार्लियामेंट के जो एक्ट थे, उसके साथ साथ जो फ्रीडम स्ट्रगल हुआ 1957 में, फ्रीडम स्ट्रगल हो गया था कि नहीं है कि 57 से हम लोग चर्चा करेंगे। तो देखिए, फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान हुए रिफॉर्म्स मिलकर एक ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन की फाउंडेशन बने जो आज दुनिया भर में क्या है? सबसे लिखित संविधान माना जाता है, सबसे लिखित कॉन्स्टिट्यूशन है भारत का संविधान। ये सिर्फ एक एक्ट्स की लिस्ट नहीं है दोस्तों, यहाँ पर हम लोग जो पढ़ेंगे ये सब एक्ट के बारे में पढ़ेंगे। ये एक्ट बस नहीं है, ये है कंपनी रूल से लेकर रिपब्लिक ऑफ, कंपनी रूल से लेकर आप लोग का रिपब्लिक ऑफ इंडिया तक के सफर है। तो इसी सफर को हम आज 1757 से लेकर 1950 तक का स्टेप बाय स्टेप मैं आप लोगों को समझाऊंगा। लास्ट तक बने रहिए और क्या क्या एग्जाम ओरिएंटेड हो सकते हैं वो सब चीज मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या क्या रूल्स हम लोग इसमें आज पढ़ने वाले हैं। पहला है आप लोगों का रेगुलेटिंग एक्ट, ये ध्यान में रखना, रेगुलेटिंग एक्ट 1733। उसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे पिट्स इंडिया एक्ट 1784। उसके बाद रहेगा आपका चार्टर एक्ट 1813 टू 1853, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो है आपका 1858 के बारे में, काउंसिल ऑफ इंडियन एक्ट 1861 और 1892। उसके बाद मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म आता है 1909 में, मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म होता है 1919 में। उसके बाद साइमन कमीशन आता है, साइमन कमीशन आता है 1927 में। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ये बहुत अहम भूमिका निभाता है, इसके बारे में भी पूरा विस्तार रूप से हम लोग चर्चा करेंगे। उसके साथ साथ है आप लोगों का इंडिपेंडेंट एक्ट 1947। तो इससे पहले आप लोगों का दो और आया था, क्रिप्स मिशन आया था 1942 में और कैबिनेट मिशन प्लान आया था 1946 में। तो स्टेप बाय स्टेप हम लोग इसको समझेंगे, लास्ट तक आप लोग बने रहिए। देखिए रेगुलेटिंग एक्ट, मैं आप लोगों को रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में समझा दे रहा हूं और इसमें से क्या क्या क्वेश्चन आएंगे ये भी मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं। जैसे कि ईस्ट इंडिया कंपनी के अफेयर्स को अगर रेगुलेट करने के लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट ने रेगुलेटिंग एक्ट 1773 पास किया था। इस एक्ट के थ्रू बंगाल के लिए गवर्नर जनरल का पोस्ट
क्रिएट किया गया था। किसका क्रिएट किया गया था? गवर्नर जनरल ऑफ कहाँ का? बंगाल का, है कि नहीं? बंगाल का, ठीक है। तो यहां पर आप लोग जान गए गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का पोस्ट क्रिएट किया गया था। और सबसे पहला, ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन आप लोग का हो गया, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन था? वारेन हस्टिंग, ठीक है। ये गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बने फर्स्ट। उसके साथ साथ क्या हुआ, इस जो एक्ट था 1773, ये कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की। कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की कब? 1774 में। अब 1774 में ये फंक्शन भी हो गया था। इसके बाद क्या हुआ, ब्रिटिश जो गवर्नमेंट था, ये कंपनी के एडमिनिस्ट्रेटिव कामों पर भी कंट्रोल करना शुरू कर दिया था। और इसीलिए ये एक्ट जो है ब्रिटिश पार्लियामेंट्री कंट्रोल की बिगिनिंग माना जाता है। ये ब्रिटिश पार्लियामेंट का कंट्रोल का बिगिनिंग हिस्सा माना जाता है। ये स्टार्टिंग माना जाता है, ठीक है। स्टार्टिंग इंडिया एक्ट 1784 के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। इंडिया एक्ट 1784 क्या है, क्यों हम लोग इसको इंपोर्टेंस बोलते हैं? पीस इंडिया एक्ट का मेन जो पर्पस था वो था कंपनी और ब्रिटिश क्राउन के बीच पावर शेयरिंग को डिफाइन करना था। इसमें आप लोगों को बता दे रहा हूं मैं, डुअल गवर्नमेंट एक तो आता है। डुअल गवर्नमेंट सिस्टम कब लागू किया था, ये क्वेश्चन में आता है, ध्यान में रखना। फिर इंडिया एक्ट 1784 में आया था। तो ये एक्ट ने डुअल गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया था, जिसमें कंपनी एडमिनिस्ट्रेशन संभालती थी। कंपनी क्या करती थी? एडमिनिस्ट्रेशन संभालती थी, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन का काम सौंपा गया था। और ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या करता था? पॉलिसी बनाता था। क्या बनाता था? पॉलिसी। तो मान के चलिए आप लोगों का गाड़ी तो चलता रहा, लेकिन स्टीयरिंग किसके हाथ में था? ब्रिटिश गवर्नमेंट के हाथ में था, ठीक है। और एक चीज मैं आप लोगों को बता रहा हूं, यहां पर लिख दिया हूं, देखिए। बोर्ड ऑफ कंट्रोल ब्रिटिश गवर्नमेंट के था, ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर बना था। साथ साथ कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो थे, ये कंपनी के लिए काम करता था। यहां पर देखिए, कंपनी के लिए क्या काम करता था? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है। ये एक्ट के चलते, ये एक्ट के बाद क्या हुआ, कंपनी रूल करती दिखती थी, पर असली पावर ब्रिटिश क्राउन के पास अभी भी था, ठीक है। समझ में आ गया? क्लियर? उसके बाद और एक एक्ट आता है, चार्टर एक्ट 1830। 1813 में क्या हुआ था? देखिए, 1830 को हम लोग किस लिए पढ़ेंगे? चार्टर एक्ट 1813 में ना ईस्ट इंडिया कंपनी के ट्रेड मोनोपोली को पूरा खत्म कर दिए थे। किसको? ट्रेड मोनोपोली को पूरा खत्म कर दिया गया था, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ टी जो था, इसको छोड़कर बाकी जितना भी ट्रेड मोनोपोली था सबको खत्म कर दिया गया था। इस एक्ट के दौरान इस एक्ट ने क्या किया था? क्रिश्चियन मिशनरीज को इंडियन में काम करने के लिए इजाजत दे दी थी। यहां पर देखिए, मैं पढ़ लिख दिया हूं, अलाउ क्रिश्चियन मिशनरीज टू वर्क इन इंडिया। भारत में काम करने के लिए क्रिश्चियन मिशनरीज को भी परमिशन दे दिया गया था, इजाजत दे दिया गया था। तो इस एक्ट ने क्या हुआ, इस एक्ट से कंपनी का कॉमर्शियल कैरेक्टर कमजोर हो गया और पॉलिटिकल रोल स्ट्रॉन्ग होने लगा था। ये था आप लोग का चार्टर एक्ट 1813। आगे पढ़ते हैं। आगे था आप लोग का चार्टर एक्ट का 1833। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? ये आप लोग का देखिए, जब ये आया ना, आप लोग का फर्स्ट में पढ़ाया था एक्ट 1773 में मैं पढ़ाया था आप लोगों को। क्या पढ़ाया था? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल क्रिएट हुआ था, वारेन हेस्टिंग फर्स्ट हुए थे। उसके बाद क्या हुआ था?
गवर्नर जनरल ऑफ जो बंगाल था, हुआ मेड गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, यहाँ पर एक गलत हो गया है। चार्टर एक्ट 1833 में बंगाल के गवर्नर जनरल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया। ये गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो लिखा गया है ये गलत हो गया, ये क्या हो गया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, ये आप लोगों का गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ये आता है क्वेश्चन में, सबसे इंपोर्टेंट है, ध्यान में रखना आप लोगों का। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल भी कौन था, वारेन हेस्टिंग, और गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया भी कौन था, वारेन हेस्टिंग। ठीक है, इस एक्ट के थ्रू लॉ कमीशन की स्थापना हो गया था, लॉ कमीशन की स्थापना हो गया था। और लॉ कमीशन की स्थापना कौन किया था, जिसका लीडरशिप कौन ले रहे थे, लॉर्ड मैकुले, लॉर्ड मैकुले। ठीक है, और इस एक्ट ने इंडियंस को एडमिनिस्ट्रेशन का हिस्सा बनने का अधिकार दे दिया था। 1833 से भारतीयों को एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में, एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट में हिस्सा बनने के लिए अधिकार मिल गया था चार्टर एक्ट 1833 में। ठीक है, उसके बाद आता है आप लोगों का चार्टर एक्ट 1853। 1853 क्यों आया, वहां पर आप लोगों को देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज आ गया, यहां पर सिविल सर्विस का क्या हो गया, ओपन कंपटीशन हो गया। क्या हो गया, ओपन कंपटीशन। चार्टर एक्ट 1853 ने सिविल सर्विस के लिए ओपन कंपटीशन का सिस्टम इंट्रोड्यूस कर दिया था। और इस जो एक्ट था इसने क्या किया था, लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर्स जो थे उनका भी संख्या को, जो मेंबर्स थे उनका भी संख्या को क्या किया गया, आप लोगों का इंक्रीज किया गया, बढ़ाया दिया गया। और ये ईस्ट इंडिया कंपनी का लास्ट, ये लास्ट चार्टर एक्ट था। ठीक है, लास्ट चार्टर एक्ट था किसका, ईस्ट इंडिया कंपनी का। उसके बाद आता है आप लोगों का ब्रिटिश क्राउन। तो देखिए यहां से क्वेश्चन क्या क्या आते हैं मैं बता दे रहा हूं। सिविल सर्विस कंपटीशन कब लागू किया गया था, किस एक्ट के तहत लागू किया गया था, और जो लॉ कमीशन था वो लॉ कमीशन को बनाया कौन था। ठीक है, ये सब क्वेश्चन आते हैं। ये जितने भी आप लोगों को पीपीटी में दिख रहा है ये सब इंपोर्टेंस है, बाकी इंपोर्टेंस पॉइंट को इसमें लिखा गया है और इसी को ही आप लोगों को समझाया जा रहा है। तो अच्छा लगा तो दोस्तों लोगों को शेयर जरूर कीजिएगा। इसी में से ही आप लोगों का क्वेश्चन ज्यादातर आते हैं। उसके बाद स्टार्ट हो जाता है आप लोगों का ब्रिटिश क्राउन रूल। ब्रिटिश क्राउन रूल, ब्रिटिश क्राउन रूल हो जाता है जब रिवोल्ट होता है, कब, 1857 में। 1857 में रिवोल्ट होता है। उसके बाद क्या होता है, ब्रिटिश गवर्नमेंट डिसाइडेड टू टेक कंट्रोल ओवर इंडिया। ब्रिटिश गवर्नमेंट सोचता है कि भारत का, इंडिया का पूरा कंट्रोल अब उसके ऊपर आना चाहिए, वो खुद डायरेक्ट कंट्रोल करना चाहता था। उसके बाद आ जाता है आप लोगों का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 क्या है, देखिए मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं। 1857 का जो रिवोल्ट हुआ ना, उसके बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कंपनी रूल को ऑफिशियल एंड कर दिया। जो कंपनी रूल चल रहा था उसको क्या क्या खत्म कर दिया। और इस जो एक्ट आया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, इसके जरिए इंडिया को डायरेक्टली ब्रिटिश क्राउन के कंट्रोल में लाया गया। गवर्नर जनरल का जो डेजिग्नेशन था उसको चेंज कर दिया गया। गवर्नर जनरल का जो था डेजिग्नेशन था उसको चेंज करके क्या कर दिया गया, वाइसराय ऑफ इंडिया। ठीक है, वाइसराय ऑफ इंडिया बोला गया। और इसमें क्वेश्चन आता है जिसमें पहले वाइसराय कौन था, फर्स्ट वाइसराय ऑफ इंडिया लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग। ये आता है क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को याद में रखना है, वारेन हेस्टिंग फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, वारेन हेस्टिंग फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, और फर्स्ट वाइसराय ऑफ इंडिया लॉर्ड कैनिंग। इतना तक क्लियर हो गया। ठीक है, उसके बाद देखिए ये जो एक्ट आया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, इस एक्ट ने
सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया का ऑफिस क्रिएट कर दिया। कहां पर? लंदन में, ठीक है, इन लंदन में क्रिएट करके बैठा था, ठीक है। इस एक्ट से ब्रिटिश क्राउन रूल की शुरुआत हुई थी। ब्रिटिश क्राउन की शुरुआत हो गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1857 के बाद। यहां तक क्लियर समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। अब आता है आप लोगों का इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 और 1892। ये इंडिया काउंसिल एक्ट 1861 है, ये क्या है? मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं थोड़ा विस्तार रूप से। इंडिया काउंसिल एक्ट 1861 ने इंडियन को पहली बार, भारतीयों को क्या किया था? पहली बार लेजिस्लेटिव काउंसिल में एंट्री दिया था। जब ये एक्ट आया इसके बाद भारतीय जितने भी थे भारतीय लोगों को, उनको क्या किया गया? पहली बार लेजिस्लेटिव काउंसिल में एंट्री दिया गया। ये जो एक्ट था इसने क्या किया? प्रोविंस को लिमिटेड लेजिस्लेटिव पावर वापस कर दिया गया। उनको रिस्टोर लेजिस्लेटिव पावर टू प्रोविंस, रिस्टोर कर दिया गया, वापस कर दिया गया लेजिस्लेटिव पावर। किसको? जितने भी प्रोविंस हैं उन लोगों को हुआ। इस एक्ट ने क्या हुआ? रिप्रेजेंटेशन की शुरुआत था। भारतीय लोग यहां पर क्या करते थे? रिप्रेजेंट कर पाते थे, लेकिन पावर कुछ नहीं था। पावर अभी भी किसके पास था? ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास था। यह था आप लोगों का काउंसिल एक्ट 1861। उसके बाद आता है आप लोगों का काउंसिल एक्ट 1892। ये जब आया 1892, इसमें आप लोगों का इनडायरेक्ट इलेक्शन का सिस्टम इंट्रोड्यूस कर दिया। इनडायरेक्ट इलेक्शन का सिस्टम को इंट्रोड्यूस कर दिया। और इस एक्ट के बाद ना इंडियन बजट पे डिस्कस कर सकते थे और क्वेश्चन भी पूछ सकते थे। हुआ ये थोड़ा रास्ता दिखाया कि भारत के आदिवासी लोगों के लिए, भारत के लोगों के लिए कुछ उनके जो रिप्रेजेंटेटिव्स लोग होंगे वो लोग क्या कर सकते हैं? कुछ पूछ सकते हैं। किसके बारे में? बजट के बारे में पूछ सकते हैं वो लोग। और क्या पूछ सकते हैं? मतलब बहुत सारे चीज पर वो लोग क्वेश्चन कर सकते हैं, लेकिन ज्यादातर किसके ऊपर ये लोग बात कर सकते हैं? बजट के ऊपर बात कर सकते हैं। तो इस एक्ट ने यहाँ पर लिख दिया हूं, दिस एक्ट वेल स्मॉल स्टेप टुवर्ड्स रिप्रेजेंटेशन। इस एक्ट ने पॉलिटिकल अवेयरनेस बढ़ाई, लेकिन डिसीजन मेकिंग पावर बिल्कुल भारत को नहीं मिला था। डिसीजन मेकिंग पावर नहीं मिला, लेकिन ये रिप्रेजेंट करने के लिए एक छोटा था स्टेप बन गया था। ये था आप लोगों का काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट 1861 और 1892। उसके बाद आ जाता है आप लोगों का मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म। ये आप लोगों का इंपोर्टेंट चीज जो है ये बता रहा हूं। जब इसके एक एक एक्ट पढ़ेंगे, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स के बारे में जब पढ़ेंगे 1909 का, ये बहुत लंबा है। तो ये बस एग्जाम ओरिएंटेड से मैं आप लोगों को बता रहा हूं, बस इसको देख लेना और जाना। एग्जाम देने बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं जिसमें आप लोगों का कोई भी गलती ना हो। मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म आता है आप लोगों का 1909 में। ये मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म क्या है? मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म ने मुस्लिम के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट बना दिया, इलेक्टोरेट सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया। इनका तो रूल है, जान रहे हो आप लोग। इनका रूल क्या था? डिवाइड एंड रूल पॉलिसी ये लोग अपनाते थे। सेपरेट इलेक्टोरेट का सिस्टम ये लोग इंट्रोड्यूस कर दिए। और ये जो एक्ट था इसने क्या किया? लेजिस्लेटिव काउंसिल में इंडियन मेंबर की संख्या को भी बढ़ा दिया। लेजिस्लेटिव काउंसिल में इंडियन मेंबर्स का संख्या को क्या कर दिया? बढ़ा दिया। ठीक है, जब बढ़ा दिया तो ज्यादातर इंडियन सब लेजिस्लेटिव मेंबर्स बन गए। वो लोग जाके वहां पर अपना जो क्वेश्चन पूछ सकते थे, बजट के ऊपर डिस्कशन कर सकते थे। तो लॉर्ड मॉर्ले क्या थे? सेक्रेटरी थे। किसके? लॉर्ड मॉर्ले थे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, और लॉर्ड मिंटो थे आप लोगों का वाइसरॉय। ठीक है, ये जो रिफॉर्म्स था इंडियन पॉलिटिक्स में कम्युनल रिप्रेजेंटेशन की शुरुआत कर दिया था। ये जो
मोर्ले मिंटो रिफॉर्म आया, ये क्या क्या, कम्युनल रिप्रेजेंटेशन। कम्युनल रिप्रेजेंटेशन मतलब क्या है, मुस्लिम लोगों के लिए सेपरेट हो गया इलेक्टोरेट्स, वो लोग भी अपना क्वेश्चन रख सकते थे, क्वेश्चन पूछ सकते थे। तो ये लोगों का इंडिया ब्रिटिश लोगों का यही रूल था, तो डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, देखिए मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म आता है फिर 1909 में। ये मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म क्या है, ये प्रोविंस में डायचिक सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया था। डायचिक सिस्टम यहाँ पर देखिए डुअल गवर्नमेंट। डुअल गवर्नमेंट क्या था, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। इस सिस्टम के तहत क्या होता था, कुछ सब्जेक्ट्स किसके पास रहता था, इंडियन मिनिस्टर लोगों के पास रहता था, और कुछ ब्रिटिश ऑफिशियल के पास रहता था, और कुछ किसके पास रहता था, ब्रिटिश ऑफिशियल के पास रहता था। तो देखिए इंडियंस को भी पावर दिया गया, ब्रिटिश लोगों को भी पावर दिया। ब्रिटिश को तो वैसे ही पावर था, तो डुअल गवर्नमेंट सिस्टम इसलिए कर दिया गया कि कुछ चीज जो ज्यादा इंपोर्टेंट नहीं था वो इंडियंस लोगों को दिया गया, और बाकी जितने जितने इंपोर्टेंस थे वो सब ब्रिटिश ऑफिसर्स के पास था। इस एक्ट ने क्या किया, सेंटर पर बाइकैमरल लेजिस्लेचर और लेजिस्लेटिव असेंबली का प्रोविजन को क्या किया था, प्रोविजन दे दिया था। और इस एक्ट ने बाद में क्या हुआ, पब्लिक सर्विस कमीशन का स्थापना कर दिया। अब पब्लिक सर्विस कमीशन जो है, ये पब्लिक सर्विस कमीशन 1926 में स्टार्ट हुआ, स्थापना किया गया, एस्टैब्लिश किया गया 1926 में। किसको, पब्लिक सर्विस कमीशन को हुआ। और ये जो एक्ट था क्या हुआ, ये जो मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म का जो एक्ट था, इसने रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की तरफ एक स्टेप माना जाता है। इसको क्या माना जाता है, रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की तरफ एक अच्छा सा स्टेप माना जाता था। इसके बाद आ जाता है आप लोगों का साइमन कमीशन 1927 में। ये देखिए पिक्चर दे दिया गया है, ये है आप लोगों का मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड, ठीक है। ये साइमन गोबैक, ये पढ़ेंगे आप लोग का जब हिस्ट्री पढ़ेंगे ना, ये साइमन गोबैक के बारे में पढ़ेंगे। ये जो पॉलिटी है कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट पढ़ रहे हैं, इसीलिए मैं आप लोगों को पूरा डिटेल नहीं बता रहा हूँ। ये साइमन कमीशन क्यों हुआ था, मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड क्यों हुआ था। हम लोग जब कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट पर्टिकुलर एक टॉपिक पढ़ रहे हैं तो उसी टॉपिक पे आधार पर इसको डिस्कशन किया जा रहा है। अब आ जाता है साइमन कमीशन 1927 में। तो साइमन कमीशन का पर्पस क्या था, 1919 एक्ट के वर्किंग को रिव्यू करना था। 1919 वर्किंग को क्या करना था, उसको रिव्यूज करना था। इस कमीशन में एक भी इंडियंस मेंबर नहीं थे। जब साइमन कमीशन आया इसमें एक भी इंडियंस मेंबर्स नहीं थे, इसीलिए इसके ऊपर पूरे देश में इसका विरोध हुआ था, और साइमन गो बैक का नारा पूरे भारत में गूंजा था। इस कमीशन के बाद नेहरू रिपोर्ट आया, और नेहरू रिपोर्ट 1928 में आया, जिसमें क्या किया गया था, डोमिनियन स्टेटस की मांग की गई थी। ये आता है क्वेश्चन में, नेहरू रिपोर्ट में क्या डिमांड किया गया था, डोमिनियन स्टेटस। इस कमीशन ने इंडियंस के सेल्फ रूल की डिमांड को और स्ट्रांग कर दिया था, ठीक है। सेल्फ जो डिमांड था उन लोगों का, सेल्फ रूल करने का जो डिमांड था भारतीय लोगों का, ये क्या किया गया था, उसको और स्ट्रांग बना दिया था। साइमन कमीशन के बारे में हिस्ट्री में पूरा डिटेल पढ़ेंगे हम लोग, जो जो इम्पोर्टेंट है आप लोगों को पॉलिटिकल रिलेटेड पर, उसी को मैं यहाँ पर चर्चा कर रहा हूँ। उसके बाद आता है आप लोग का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इंडिया वाज द मोस्ट कॉम्प्रहेंसिव इम्पोर्टेंट एक्ट। ये देख लीजिए, कॉम्प्रहेंसिव इम्पोर्टेंट एक्ट इन ब्रिटिश हिस्ट्री। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में आप लोगों को पहले से बताया था 1935 का बहुत बड़ा रोल रहा है कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट में। सबसे बड़ा कॉम्प्रहेंसिव एक्ट था ये। इस एक्ट ने प्रोविंशियल ऑटोनॉमी को इंट्रोड्यूस किया था। इसने फेडरल सिस्टम का प्रपोज दिया, जिसमें सेंटर और प्रोविंस शामिल थे। उसके साथ साथ बाइकैमरल लेजिस्लेचर का प्रोविजन दिया, और फेडरल कोर्ट की स्थापना किया था। फेडरल कोर्ट की स्थापना किया था 1937 में।
जिसमें लगभग लगभग मान लीजिए भारत संविधान का 70 से 80% स्ट्रक्चर इसी एक्ट से लिया गया था। ये ध्यान में रखना। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से जितने भी रूल्स था उसका 70 से 80% स्ट्रक्चर को कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए लिया गया था। क्लियर, समझ में आ गया। अब आते हैं हम लोगों को इंडिया इंडिपेंडेंट एक्ट 1947। द इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट 1947। ये एक्ट ने ब्रिटिश रूल को ऑफिशियली एंड कर दिया था, ऑफिशियली एंड कर दिया, खत्म कर दिया था। इस एक्ट ने इंडिया और पाकिस्तान को दो इंडिपेंडेंट डोमिनियंस में बनाया, इंडिया और पाकिस्तान। गवर्नर जनरल हर डोमिनियन का हेड बना, जो अब ब्रिटिश का उनका रिप्रेजेंटेटिव नहीं रहा। इस एक्ट ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की फुल पावर दे दिया था। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को ना पूरा फुल पावर मिल गया फ्रेम ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान को फ्रेम करने के लिए, बनाने के लिए। ये एक्ट से पॉलिटिकल इंडिपेंडेंट मिल गया, पॉलिटिकल इंडिपेंडेंट भारत को मिल गया था। ये था आप लोग का इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट 1947। इससे पहले और दो एक्ट पढ़ेंगे हम लोग। यहाँ पर जो लास्ट में मैं दे दिया था क्रिप्स मिशन के बारे में, और क्रिप्स मिशन के साथ साथ हम लोग पढ़ेंगे कैबिनेट मिशन प्लान 1946। क्रिप्स मिशन क्या था? सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब हो रहा था ना, उस दौरान ब्रिटिश ने इंडिया से सपोर्ट चाहा। ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या किया, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भारत से मदद मांगा। कौन? ब्रिटिश। क्या? स्टैफोर्ड क्रिप्स को मार्च 1942 में इंडिया को भेजा गया था। 1942 में स्टैफोर्ड क्रिप्स को भारत भेजा गया। क्रिप्स मिशन ने वार के बाद डोमिनियन स्टेटस देने पर प्रपोजल दे दिया था। स्टैफोर्ड क्रिप्स को मार्च में इंडिया भेजा था। इसका प्रपोजल क्या था? क्या क्या प्रपोजल लेके आया था? डोमिनियन स्टेटस आफ्टर वार, वार के बाद डोमिनियन स्टेटस दिया जाएगा। इंडिया वुड बिकेम ए डोमिनियंस आफ्टर द वार इन, जैसे ही वार खत्म होता है उसके बाद डोमिनियन स्टेटस दिया जाएगा। इस मिशन ने प्रोविंस को अलग कॉन्स्टिट्यूशन बनने का ऑप्शन दिया, जो पार्टीशन की तरफ एक हिंट था। पार्टीशन की तरफ एक हिंट दे दिया था कि तुम लोगों के लिए भी हम लोग अलग क्या करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन बना के देंगे। यहां पर देखिए, राइट टू सेपरेट यूनियन, एनी प्रोविंस नॉट विलिंग टू ज्वाइन द इंडिया यूनियन कुड फॉर्म इट्स ओन सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन। ये जैसे ही क्रिप्स मिशन आया और जैसे ही ये बोला कि हम लोग वार के बाद आप लोगों को डोमिनियन स्टेटस देंगे और प्रोविंशियल असेंबली जो है उनको क्या करेंगे, हम लोग उनका भी मतलब अलग संविधान बना देंगे। जैसे ही ये बात सुने, भारत के वहाँ पर जो डिग्निटरीज थे, जो लीडर थे, पॉलिटिकल लीडर थे, ये लोग जब ऐसे ही सुने, इंडियन क्या क्या रेस्पॉन्स दिए। देखिए, कांग्रेस क्या बोला, आईएनसी क्या बोला। आईएनसी और मुस्लिम लीग दो ही तो पार्टी था। आईएनसी बोला इसको इज कॉल्ड पोस्ट डेटेड चेक ऑन ए क्रैशिंग बैंक। कांग्रेस ने इसे पोस्ट डेटेड चेक कहा, और मुस्लिम लीग ने भी इसको क्या क्या टोटली रिजेक्ट कर दिया। इस मिशन की फेलियर ने फ्रीडम स्ट्रगल को और तेज कर दिया था, फ्रीडम स्ट्रगल को बहुत ज्यादा तेज कर दिया था, और क्रिप्स मिशन वापस फिर चला गया। उसके बाद आता है लास्ट आप लोग का कैबिनेट मिशन प्लान आता है आप लोग का 1946 में। कैबिनेट मिशन प्लान कब हुआ था, ये भी आता है एग्जाम में, ध्यान से रखना, ठीक है, ध्यान रखना कौन सा एक्ट कब आया, और ये हमेशा आप लोगों को क्वेश्चन में आता है, ध्यान में रखना। ये देखिए कैबिनेट मिशन 1946 में। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ना ब्रिटिश लेबर गवर्नमेंट पावर में आ गई। प्राइम मिनिस्टर जो एटली थे, उन्होंने कैबिनेट मिशन को इंडिया भेज दिया, और इस मिशन में लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस थे, ये आप लोग देख लिए हो, यहाँ पर हैं लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस,
स्क्रिप्स, स्टार स्टैफोर्ड स्क्रिप्स, एबी अलेक्जेंडर शामिल थे। और इस मिशन का एम पावर ट्रांसफर और कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग था। इसका मेन एम क्या था? पावर ट्रांसफर करना था और कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग करना था। ये था भारत के लिए एक नया संविधान बनाने का, नया देश बनाने का, नया देश के रूल बनाने का तोहफा। ठीक है, ये आता है क्वेश्चन में, ध्यान में रखना। ये आता है कि कैबिनेट मिशन प्लान में कौन कौन भारत आए थे। आपका फर्स्ट पैट्रिक लॉरेंस, स्टैफोर्ड क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर। ये स्टैफोर्ड क्रिप्स आप लोग का क्रिप्स जो क्रिप्स मिशन था उसमें भी आया था। ठीक है, समझ में आया? ये था छोटा सा वीडियो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट के बारे में, एग्जाम ओरिएंटेड था, जिसमें आप लोगों का ये जो आप लोग देख रहे हो, कैबिनेट मिशन प्लान कब आया, क्रिप्स मिशन कब हुआ था, इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट 1947 में क्या हुआ, 35 में क्या हुआ, इसमें से बहुत क्वेश्चन आते हैं। आप लोग इसको इंपोर्टेंस ले लेके स्टडी करना। ब्रिटिश एक्ट ने इंडिया को रूल करने का सिस्टम दे दिया और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो था आपका, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को क्या किया? ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने उस सिस्टम को लोगों के लिए बना दिया। उसके बाद आप लोगों का बनता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, इसका फिर डिटेल पढ़ेंगे हम लोग। अभी तो ये जनरल आप लोग को जो एग्जाम ओरिएंटेड था, जो लगा मेरे को कि हाँ इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, इसलिए मैं आप लोगों को ये बता दिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों, और शेयर करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसमें हम लोग बहुत सारी चीज पढ़ेंगे। अभी तो जान रहे हो, अभी तो स्टार्टिंग हुआ है, 3 या 4 वीडियो अपलोड हुए हैं, इसका शॉर्ट्स आएंगे। उसके बाद अगला जितना भी टॉपिक रहेगा, सब टॉपिक आप लोगों को यहाँ पर डिटेल पढ़ाया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों।